डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। अब आप ये देखिए कि डिफेंस के क्षेत्र में कोई जमाना था ऐसा मानते थे कि हम डिफेंस गुड्स बना ही नहीं सकते। इस साल 40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। और अपने किस प्रकार से हमने डिफेंस गुड्स बना करके ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गए हैं। चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो टैंक्स हैं, सब प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स हम बना रहे हैं। तो ऐसे में ये जो कॉरिडोर्स हैं ये विकास के केंद्र हैं। विकास के लिए बहुत ज़रूरी शर्त है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो तो वो भारत में हो रहा है। बिल्कुल, और भारत इसमें लगातार आगे भी लगातार काम कर रहा है। आपके पास में वापस आएंगे, मेहमान है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त देहरादून का भी, जहां पर वन्य जीव संरक्षण की तस्वीरें इस समय सामने आई हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच करके वो पूरा इसकी समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पूरा व्यू पॉइंट है उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और किस तरीके से बनाया गया है और क्या कुछ इसकी खासियत है, उन सभी की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इस दौरान उनके साथ में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो करीब करीब 12 किलोमीटर का है। यहाँ से कितना खूबसूरत दृश्य, जब आप इस एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत ही अलग अनुभव होगा। और आप पढ़ पा रहे होंगे ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, और गणेशपुर और आशा रोडी के बीच में जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है 18 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। और जैसा कि हम लगातार अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, NHAI और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसको साथ में लेकर के इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया। और अंडरपास का उपयोग कैसे किया जाए, वन्यजीव कैसे इस अंडरपास का उपयोग कर पाएँ, जो वन्य प्रजातियां हैं वो अंडरपास का उपयोग कैसे कर पाएँ, और जो प्रभावशीलता है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, उसको देखने के बाद ये जो पूरा वन क्षेत्र है, जो बाघ, हाथी, ग्रेटर हॉर्नबिल और किंग कोबरा जैसी जो कुछ लुप्तप्राय प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं बड़ी संख्या में। और गणेशपुर और आशा रोडी के बीच में जो 20 किलोमीटर लंबा कुल एरिया है, इस हिस्से में जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त व्यू पॉइंट देख रहे हैं वो करीब 10.97 किलोमीटर लंबा अंडरपास है। उस अंडरपास के बिल्कुल करीब जहाँ पर व्यू पॉइंट बनाया गया है, और ख़ासतौर पर पशुओं की निर्बाध आवाजाही कैसे सुगम की जाए उसको, और कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरह का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे सिस्टम, जिसमें इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि वन्यजीवों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दिन के दौरान ध्वनि से जो आवाजाही, गाड़ियों की आवाजाही से जो वन्यजीव हैं वो अपने आप को प्रभावित न करते हुए दिखाई दें, और साथ ही साथ रात में जो रोशनी आती है गाड़ियों की उससे भी उनके जीवन पर कोई खास असर न पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना, जिसमें एशिया के सबसे बड़े वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर की इस वक्त मनोरम तस्वीरें। ऊंचाई अगर बात करें तो औसत ऊंचाई 6 से 7 मीटर रखी गई है, जिससे बड़े से बड़े जानवर जैसे कि हाथी आसानी से नीचे अंडरपास से गुजर पाए। 3 हिस्से हैं इस पूरे 12 किलोमीटर कॉरिडोर के। जोन 1 जो गणेशपुर और मोहन के बीच में, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिसका जायजा ले रहे हैं, गणेशपुर से मोहन के बीच में ये 5.4 किलोमीटर लंबा क्षेत्र। जोन 2 जो कि मोहन बस्ती से आशा रोडी पुलिस चेक पोस्ट करीब 10 किलोमीटर का हिस्सा, और जोन 3 जो आशा रोडी पुलिस चेक पोस्ट से दून घाटी, जिसमें मोहबेवाला में 3.14 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है फैला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि शिवालिक पर्वतमाला में जो समतल नदी तल है, पहाड़ी भूभाग और जंगलों का एक बहुत ही, या कहें कि चैलेंजिंग मिक्सचर जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको सामना करना पड़ा। और 2021 में जब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, रिकॉर्ड समय में 2026 में इसको कंप्लीट किया गया, और आज के बाद ये आम आदमी के लोगों के लिए एक
अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा जब आप दिल्ली से देहरादून के सफ़र पर जाएंगे कि आपको ये जो हिस्सा है करीब करीब 12 किलोमीटर का, वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेकर के जाएगा, जिसमें आप वहाँ के जो जंगल हैं, जो वन्य जीव हैं, उनको बहुत ही करीब से महसूस कर पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह से विकास की धारा पर्यावरण को साथ में रह करके सहअस्तित्व की जो पूरी हमारी अवधारणा है उसको कैसे लेकर के प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल उसका जीता जागता ये उदाहरण है। और इसके साथ ही अगर इस गलियारे की बात करें तो ये खास तौर पर पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और साथ ही जो आर्थिक केंद्र है उनके बीच में संपर्क बढ़ा करके पूरा जो एरिया है, पूरा जो क्षेत्र है उसमें व्यापार भी बढ़ेगा और विकास के लिए नए रास्ते भी खोल करके और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस परियोजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री अभी इस समय उसको पूरा देख रहे हैं, इस परियोजना के बारे में जान रहे हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका और कहाँ किस क्या क्या सहूलियत इस दौरान लोगों को मिलेगी जो लोग इस पर सफ़र करेंगे। क्योंकि ये परियोजना की अगर हम बात करें तो ये प्रधानमंत्री के उस विजन को दर्शाती है जिसमें अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का विकास करना भी इसमें शामिल है, जो उच्च गति संपर्क को, पर्यावरणीय स्थिरता और साथ ही नागरिकता के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के साथ में जोड़ता है। इसमें हम पर्यावरण की बात और इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं बार बार क्योंकि इसमें खास तौर पर वन्य जीव जो है उनका खास तौर पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो पूरा वन्य क्षेत्र है उसके ऊपर से ये कॉरिडोर गुजरता है जिसे ग्रीन कॉरिडोर भी नाम दिया गया। और ऐसे में वहां पर जो जंगली जानवर है उनको कोई परेशानी ना हो, चाहे दिन हो या रात हो, दिन के समय में जो गाड़ियां वहां से गुजरेंगी उनकी आवाज उन तक ना पहुंचे। और इसके साथ ही जो रात में लाइटें वहां पर लगाई गई हैं वो ऐसी लाइटें हैं जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगी, उसका भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है इसमें। तो आपके लिए जो यात्रा है वो बेहद ही सुगम और सीधे तौर पर बहुत सुविधा वाली होगी, लेकिन इसके साथ ही वन्य जीव का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और डॉक्टर हबीब, आपसे हम समझना चाहेंगे उसी व्यू पॉइंट का जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं जिसका जिक्र हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। और आपने भी बताया कि ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी स्टडी की गई जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, और मेरे ख्याल से 40 दिनों तक लगातार आप लोगों ने निगरानी की और उसके बाद सजेशंस दिए और आज ये इंजीनियरिंग मार्वल हम सभी के सामने है। जी बिल्कुल है, बट ये सब आप ये तो हम पिछले 1-1.5 घंटे से इस पे कंटिन्यूअसली बात कर ही रहे हैं। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बीच में एक पॉइंट आया था वो टूरिज्म का आया था। अगर आप देखेंगे जब आप दिल्ली से जब बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट्स हमारे कंट्री में आते हैं तो वो सरिस्का रणथंभौर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइगर दिखता है। बट ये जो राजा जी वाला ये जो मोहन का एरिया है, आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। बिकॉज ये टूरिज्म के एंगल के हिसाब से दिल्ली के सबसे क्लोज वो एरिया होगा जहाँ पे आपको टाइगर भी दिखेगा और हाथी भी दिखेगा। सो उस हिसाब से भी अगर आप इसको इस हाईवे को देखते हैं, इस डेस्टिनेशन को देखते हैं, तो ये आने वाले दिनों में एक ऐसा टूरिज्म हब बनने वाला है जहाँ पे आप इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को एक नया एक्सपीरियंस देने वाले हैं। वो एक्सपीरियंस क्या होगा? टाइगर और एलिफेंट। और जो अभी अवेलेबल ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे राजस्थान में सरिस्का है, रणथंभौर है, वो खाली टाइगर दे सकता है, हाथी नहीं दे सकता है। तो उस विषय को भी लेके ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आने वाले दिनों में इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्वल बन सकता है। अगर जैसे लोग बात कर रहे थे कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से भी उसको डेवलप कर सकते हैं हम आने वाले दिनों में। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये कलेक्टिव विजडम है जो सामने आया है और जिसमें से बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। और एक फ्यूचरिस्टिक रोड है और जिससे ये रोड बनने के बाद खत्म नहीं बात हुई है। रोड कंस्ट्रक्ट के बाद उसके जो बेनिफिट्स जो है वो आने शुरू हो जाएंगे और जिससे लोकल लोग, वाइल्ड लाइफ और यहाँ के जितने भी जो आसपास की स्टेट्स है उन सबको बेनिफिट। डॉक्टर अभी थोड़ा सा समझाएं हमें कि जहाँ पर इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री जहाँ खड़े हैं, व्यू पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं, क्या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर मतलब इस तरह ट्रैफिक जाम की समस्या तो नहीं आ पाएगी कि भाई व्यू पॉइंट पर लोग खड़े हों, या वहाँ पर एक कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है जहाँ से लोग व्यू पॉइंट देख सकते हैं, वहाँ पर जंगलों का नज़ारा देख सकते हैं? वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है, बट ये आज के ही दिन व्यू पॉइंट है, ये उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा बिकॉज ये दोनों साइड है
थोड़े थोड़े से लोग जाएंगे तो देख सकते हैं। बट ये 6 लेन है, इसमें कोई भी ट्रैफिक जाम होने का कोई भी चांस नहीं है। और अगर आप देखेंगे जो अभी हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, ये शिवालिक का माउंटेन्स देख रहे हैं हमारे ऑनरेबल पीएम साहब, और एलिवेटेड कॉरिडोर भी दिख रहा है। उसी एरिया में हाथी दोनों साइड क्रॉस कर रहे हैं, एक साइड से दोनों साइड, दूसरे साइड हाथी जा रहे हैं। और यही है वो एलिवेटेड कॉरिडोर का पोर्शन जो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि जहाँ पे वो एग्जीबिशन देख रहे हैं वहाँ वाइल्ड लाइफ, बाजू में वाइल्ड लाइफ के जो अभी तक जितने भी जानवरों ने क्रॉस किया है इस अंडरपास के नीचे से, वो सारे फोटोग्राफ्स वहाँ लगे हुए हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। और ये व्यू पॉइंट केवल एक ही जगह पे है या फिर पूरे 12 किलोमीटर में कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर लोग रुक करके देख सकते हैं? नहीं, ये एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे अभी बनाया गया। बिकॉज अगर ये बार बार हर जगह पे बनाया जाएगा तो जो आपने पहले ही जो विषय किया था कि ट्रैफिक जाम होने का जगह है, ज्यादा लोग रुकेंगे, तो ये एक ही जगह पे रखा गया है जहाँ पे लोग आएंगे और जहाँ पे आपको एक ओपन व्यू मिल सकता है। आप देख लेंगे उसमें बहुत सारी पहाड़ी रीजन भी है, वहां पे अगर रुकेंगे तो आपको कोई दिखने का चांस नहीं है। ये एक देखिए, आप एक ओपन जगह पे है जहां पे आपको दिख सकता है, अगर नीचे से जानवर क्रॉस कर सकते हैं तो जानवर देखने के चांसेस है, तो उसी जगह पे ये रखा गया है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे। अभी सब सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त डाटकाली मंदिर इस समय पहुंच चुके हैं। खंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते ऋगुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि ओम चंद्रमा मन बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते। हरि मधु मधुरे मधु कैटभ वंदिनी कैटभ वंदिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते ऐसक खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते ऋगुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि ओम चंद्रमा मन बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते। हरि मधु मधुरे मधु कैटभ वंदिनी कैटभ वंदिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते ऐसक खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते ऋगुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि ओम चंद्रमा मन बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते। हरि मधु मधुरे मधु कैटभ वंदिनी कैटभ वंदिनी रासरते
पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधु मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्डविखण्डित रुण्डवितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋभुगज गण्डविदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधु मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्डविखण्डित रुण्डवितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋभुगज गण्डविदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधु मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्डविखण्डित रुण्डवितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋभुगज गण्डविदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधु मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्डविखण्डित रुण्डवितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋभुगज गण्डविदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते
हरि मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋभुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋभुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋभुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋभुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्ड विखण्डित रुण्ड
पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन ओम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधु मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋगुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन ओम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधु मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋगुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन ओम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधु मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋगुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन ओम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधु मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋगुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन ओम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते
हरि मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्डविखण्डित रुण्डवितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋभुगज गण्डविदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि अम्बा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते हरि मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशकखण्डविखण्डित रुण्डवितुण्डित शुण्ड गजाधिपते ऋभुगज गण्डविदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि अम्बा ओम चंद्रमा मन
ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए वहां पर नजर आएंगे और इसके साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर रोड के किनारे पर नजर आए, मानव श्रृंखला बनाया और काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ पर पहुँचने का। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे तो उनका अभिवादन भी करते हुए वो नजर आए हैं और उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। और जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं तो काफ़ी उत्साह इस दौरान इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने एक्स पर अपना पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने कहा कि आज सहारनपुर की धरती विकास, विश्वास और कनेक्टिविटी के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब डाट काली माता की पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सहारनपुर से देहरादून की सीमा में प्रवेश किया उन्होंने। और आज वो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को जोड़ने वाली दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजना केवल एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि नए भारत की नई गति, नई कनेक्टिविटी और नई संभावनाओं का भी सेतु मानी जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बीच ये जो नया मार्ग है, माना जा रहा है कि यात्रा के समय में कमी, औद्योगिक गतिविधियों में तेज़ी और पर्यटन के नए आयाम स्थापित करेगा। क्या कुछ खासियत, प्रधानमंत्री का संबोधन भी बहुत ही खास होने वाला है। और काफ़ी दिनों से उत्तराखंड वासियों को उस दिन की प्रतीक्षा थी और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, उनका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। चाहे वो 4 धाम यात्रा के लिए बनाए जाने वाला 2 लेन प्रोजेक्ट हो, 6 लेन प्रोजेक्ट जो ये राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, वो कैसे 4 धाम यात्रा को और ज़्यादा सुगम बनाएगा, उसका भी जिक्र करेंगे। आप देख रहे हैं भारी भीड़ सहारनपुर देहरादून राजमार्ग पर, लोगों की बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए आज ये जनता नज़र आई। और बड़ी संख्या में महिलाएं भी नज़र आ रही हैं प्रीतिका। वहाँ पर आप देखिए, जब से चाहे सहारनपुर की बात करें, वहाँ भी स्वागत के लिए जब आई थी बड़ी संख्या में महिलाएं दिख रही थी। उसके बाद शक्तिपीठ शाकंभरी माँ की धरती कही जाती है सहारनपुर, जहाँ पर डाट काली माता के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। वहाँ पर भी आपने देखा आदिशक्ति की अर्चना करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, क्योंकि डाट काली माँ का जो मंदिर है वो माना जाता है कि जो माँ दुर्गा है वो सभी वाहनों का वाहन है और राजमार्ग सुरक्षित हो, सभी लोगों को सुरक्षित और यात्रा मिले, इसी मनोकामना के साथ थोड़ी देर पहले डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना और उसके बाद सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री सहारनपुर देहरादून राजमार्ग पर प्रवेश करते हुए ये 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग जो आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। बिल्कुल, अब से कुछ देर का और इंतजार है अजय, और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। जैसा आपने जिक्र भी किया महिलाओं का, तो महिलाओं का एक अलग ही स्नेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, जो उनके जीवन की परेशानियां थी उनको ध्यान में रखते हुए कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। उनके लिए कई सारी योजनाएं लाई गई, जिसका उनके जीवन पर व्यापक असर भी हम सभी ने देखा है। फिर चाहे वो मातृ वंदना योजना हो, सुकन्या योजना हो, या फिर उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए खासतौर पर कई सारे कदम सरकार ने उठाए और शायद इसीलिए महिलाओं का एक अलग ही स्नेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजर आता है। और जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं देश भर में, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जब जाते हैं, तो महिलाओं का एक अलग ही स्नेह प्रधानमंत्री के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि एक झलक पाने के लिए ये महिलाएं काफ़ी देर से वहां पर खड़ी हुई थी और अब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा ली और उसको देख करके एक अलग ही उत्साह दौरान नजर आ रहा है। और साथ ही सिर्फ महिलाएं या पुरुष नहीं या युवा नहीं, बल्कि जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, वो भी इस दौरान यहाँ पर नजर आए हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो भी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में जब बच्चों के बीच में जाते हैं प्रधानमंत्री, तो उनके साथ भी एक अलग ही स्नेह, एक अलग ही जुड़ाव हम सभी लगातार देखते हैं। अजय, दोपहर 1 बजे का समय, काफ़ी भीड़ और गर्मी के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में, और अच्छी बात यह है कि लोगों ने अपने सर ढके हुए हैं और पूरा ख्याल रखा है अपना, और इस धूप में भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं
बच्चों, महिलाओं और लोगों का हुजूम सहारनपुर देहरादून राजमार्ग पर इस वक्त दिखाई देता हुआ। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे उत्तराखंड की जनता को। और एक बयान बार बार सभी को याद आता है प्रधानमंत्री का, जब उन्होंने कहा था पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी वहीं के काम आना चाहिए। और जो भी विकास की परियोजनाएं हैं उनको इसी कड़ी से जोड़ करके देखा जाता है कि कम से कम पलायन हो, विकास की धारा, विकास का फ़ायदा जो पर्वत के निवासी हैं उनको मिले, स्थानीय लोगों को मिले और उनके जीवन के स्तर में भी सुधार हो। ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स के ज़रिए, और साथ ही साथ वन्य जीवों का संरक्षण भी करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ लेकर के आगे जाते हुए। रोशन गौर जी, आप इस तरह से देखते हैं उत्तराखंड की धरती पर अब प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद वहाँ पर संबोधित भी करने वाले हैं। आपके हिसाब से कौन कौन से बातों का जिक्र कर सकते हैं आज अपने संबोधन में? जी, 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 जी,
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त देहरादून से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला पहुंचा है और काफ़ी संख्या में वहां पर जो आम लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो एक लंबी कतारों में नजर आए और इतनी कड़ी तेज धूप और गर्मी के बावजूद वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। और जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक अलग ही उत्साह, जिसमें महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा ही संख्या में भी नजर आई हैं। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान जो हैं वो इस वक्त रोशन लाल जी लगातार बने हुए। रोशन लाल जी, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं महिलाओं को लेकर भी, क्योंकि हाल ही में फिर चाहे हम जो आरक्षण है, अधिनियम है, उसकी बात करें या फिर महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं लाई गई जिनका असर उनके जीवन में खासा तौर पर पड़ा है और इसकी वजह से महिलाओं का जो एक अलग ही स्नेह है, जो अलग ही प्यार है, वो प्रधानमंत्री के प्रति नजर आता है। रोशन जी। बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला कंस्टिट्यूंसी एक तैयार कर दी है, जिसमें उन्होंने महिला केंद्रित अनेक योजनाएं बनाई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे हमने महाराष्ट्र में देखा लाडकी योजना, मध्य प्रदेश में देखा लाडली बहन योजना, अभी हमने असम में देखा अरुणोदय योजना जी। तमाम तरह की योजनाएं जो हमने देखी हैं, उससे महिलाओं में जो आत्मविश्वास आया है, काम करने की ललक आई है कि आप घर का चूल्हा छोड़ के, चूल्हा भी देखिए लेकिन उसके साथ साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप में उनको उद्यमिताशीलता होनी चाहिए, वो उन्होंने जगाई है। और अभी हम देखेंगे 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र हो रहा है, उसमें 33% आरक्षण वाला संशोधन विधेयक पारित होगा। वैसे तो ये 2023 में ही पारित हो गया था, नारी वंदना योजना, और भी इसमें जो तिथियां हैं उसको लेकर नया इसमें संविधान संशोधन हो रहा है कि 2029 से ही ये लागू हो जाए। बिल्कुल। और लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण हो जाएगा। तो इस तरह से जो महिलाओं के प्रति उन्होंने जितनी योजनाएं की हैं, और महिलाओं बदले में महिलाओं ने, अभी आप देखे होंगे जब भी चुनाव होता है तो महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अभी हमने 3 राज्यों में देखा कि महिलाओं की संख्या देखिए पुरुषों से बहुत ज़्यादा थी जी। जहाँ पुरुषों ने अगर 50% वोटिंग की है तो महिलाओं ने 55% की है, यानी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो उसका कारण यही है कि प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए, महिला केंद्रित योजनाएं तैयार की हैं, उनका फ़ायदा भी उनको मिलता है, महिलाओं के जीवन में सुधार होता है। और निश्चित तौर पर के ये जब अगर महिला अगर सुदृढ़ होंगी, स्वावलंबी होंगी, तो उससे समाज सुधरता है, परिवार सुदृढ़ होता है और परिवार की जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होती है। तो इसलिए जो है महिलाओं से संबंधित जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं प्रधानमंत्री की हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि जब एक महिला आगे बढ़ती है, जब एक महिला पढ़ती है, लिखती है और आगे बढ़ती है, तो सिर्फ वो महिला, वो नारी नहीं बढ़ रही, बल्कि पूरा एक समाज उसके साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए खासतौर पर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सारी योजनाएं भी महिलाओं को केंद्रित करके लाई गई, जिसका असर उन महिलाओं पर भी पड़ रहा है और महिला सशक्तिकरण के कई सारे उदाहरण इन दिनों हम देख भी रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे देहरादून से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद जनता को संबोधित करने जा रहे हैं और 12,000 करोड़ रुपए की तो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ वो जिक्र करना चाहेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और कैसे ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को लाभ पहुँचाने वाला है। यहाँ के जनजीवन को वो किस तरह से सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। रोशन लाल जी, अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री और किन योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं, खासतौर पर उत्तराखंड से जुड़ी जो विकास की परियोजनाएं, चाहे वो 4 धाम यात्रा को लेकर के हो या फिर जो दूसरी विकास की परियोजनाएं हों, कैसे कनेक्टिविटी देती है ये पूरी की पूरी परियोजना और कैसे जोड़ करके देखेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री बताएंगे कि इस वक्त जो मौजूदा संकट है उसके बावजूद भी हमारे देश की, हमारी जनता के लोगों के जीवन पर उसका असर उन्होंने नहीं होने दिया। और पिछले 11-12 सालों से जितनी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, जितनी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, उन योजनाओं का देश को कैसे बेनिफिट हुआ। हमने कनेक्टिविटी की बात की, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे हवाई यात्रा कनेक्टिविटी हो, उन कनेक्टिविटी के कारण देश का विकास कैसे कैसे विकास हुआ है। और जैसे उन्होंने कहा था कि सबको घर मिलना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग थे, करीबन 28 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है। इन सब योजना को जिक्र करेंगे। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है
मुझे लगता है कि जो चार धाम यात्रा हम लोग देखते थे कि एक सिंगल रोड होती थी अकेले, और जब एक बस अगर बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जाती थी तो वो बस एक कानवाई बन के जाती थी, और जब वो अपने केदारनाथ पहुंचती थी तो केदारनाथ से फिर दूसरी बस चलती थी, फिर दूसरी इंतज़ार करना पड़ता था, यानी सड़क एक सिंगल रोड होती थी। और आज हम देखिए कि 4-4 लेन की रोड हो गई है और फर्राटेदार जो वाहन है चलते हैं। और ये जो अभी ये भारतमाला प्रोजेक्ट है अभी देहरादून तक है, ये जो 4 धाम तक जाएगा, उसके बाद आप देखिए कि फिर जो एक ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम रहती थी, या जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जब सड़कें बनती है, कनेक्टिविटी बनती है, उससे डेवलपमेंट होता है जी। तो उसका हम डेवलपमेंट पर भी हम असर देख रहे हैं कि 4 धाम के आसपास जो शहर कस्बे जो बने हैं और जो लोगों ने अपना जो वहाँ आर्थिक विकास हो रहा है उसकी भी हमको झलक मिलती है। तो प्रधानमंत्री उन सब बातों का जिक्र करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने पिछले 10-11 सालों के कार्यकाल के दौरान करीबन 58 बार उत्तराखंड जा चुके हैं। तो उत्तराखंड के प्रति जो उनका प्रेम है, और जब उत्तराखंड में बाढ़ आई तो और केदारनाथ में जो आपदा हुई उसके कारण उन्होंने कैसे वहाँ जाकर, उस समय जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने ऑफर किया था कि मैं केदारनाथ का पुनर्निर्माण करूँगा जी। जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज देखिए केदारनाथ का पुनर्निर्माण कितना सुंदर सा हुआ है। तो एक उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, उत्तराखंड की जनता का, कि जो उनके जीवन में कैसे सुधार हो, वहाँ की जो पलायन है वो कैसे रुके, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कैसे रुके, वह पहाड़ के काम आए, उस तरफ वो मुझे लगता है कि इस पर फोकस करेंगे। और अभी चूँकि अगले साल चुनाव भी है, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए भी कुछ रोड मैप जरूर देंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भीड़ हम देख रहे हैं उस भीड़ को इस बात का भी इंतज़ार होगा कि कैसे और नई योजना को प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट करते हैं। बिल्कुल, और उसकी तस्वीरें तो इस वक्त हम देख ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम इस जो आर्थिक कॉरिडोर है अगर हम बात करते हैं तो हम इसके ज़रिए हर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, जिसमें खासतौर पर हम देखें चाहे टूरिज्म की बात करें या फिर जो सामान है ODOP के ज़रिए वो भी उसको भी बूस्ट मिलेगा, MSME सेक्टर जो है उसको भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से बूस्ट मिल सकता है, खासकर जो देहरादून और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं रियल एस्टेट में? देखिए, आप दिल्ली से ही इसको जोड़िए। जिस वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना था और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, तो इस एक्सप्रेसवे के बीच में पहले कई किलोमीटर तक गैप होता था, केवल खेत ही खेत होते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि जगह जगह हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं, सब सिटी बन गए हैं। और अब ये जो नया कॉरिडोर बना है इसके आसपास से आप देखेंगे कि बागपत में हो चाहे लोनी, सबसे पहले हम लोनी की बात करेंगे, लोनी में कम से कम हाउसिंग प्रोजेक्ट लोग जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं थी। लेकिन इसके कारण अब लोनी के आसपास हाउसिंग सोसाइटियाँ बनेंगी, बागपत में बनेंगी, सहारनपुर में बनेंगी, सहारनपुर के आसपास बनेंगी। और देहरादून में अभी कुछ लिमिटेड था कि लोग घर तो बना रहे थे जो बाहर के लोग हैं, लेकिन ये जो 2-2.5 घंटे का जो रास्ता हो गया है, तो अब मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा घर बनाएंगे वहाँ और उनको आने जाने में सुविधा हो जाएगी। जैसे कि वो फ्राइडे शाम को जब यहाँ वीकेंड होता है तो यहाँ से अगर निकलेंगे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में देहरादून पहुँच जाएंगे, और सोमवार को सुबह अगर देहरादून से निकलें तो ऑफिस में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ज़रूर बनेंगे जगह जगह सबसे, और उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन हब बनेगा, कि लोग यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, उसका भी डेवलपमेंट होगा। और वहाँ से स्थानीय लोगों को और खासकर उत्तराखंड को निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। एक और बेनिफिट जो मुझे मिलेगा ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ फिल्म शूटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल। लेकिन कनेक्टिविटी के कारण लोग फिल्म की शूटिंग वहाँ कम होती थी, लोग हिमाचल में या कश्मीर की तरफ ज़्यादा जाते थे। मुझे लगता है कि अब वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे और बड़ी बड़ी फिल्में बनाएंगे। अभी तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी फिल्में वहाँ बनती थी, इक्के दुक्के फिल्में, जैसे हम राम तेरी गंगा मैली हमने देखी, या अभी केदारनाथ की जो फिल्म बनी थी वो देखी। लेकिन अब मुझे लगता है कि और वहाँ फिल्मों का फिल्म इंडस्ट्री वहाँ डेवलप होगी। बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री भी डेवलप होगी। और इसके साथ ही जैसा कि टूरिज्म की भी हम बात कर रहे हैं, और अभी अप्रैल का महीना है, उसके बाद में मई और जून, और मई जून में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, टूरिज्म सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। कई बार ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि रास्ते भी बंद करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है, ये इसका असर तो सीधे सीधे मसूरी पर पड़ेगा जी, और उसके अलावा जो चार धाम है वहाँ पड़ेगा। लेकिन जो आपने समस्या की बात कही है, ये पहाड़ों में जो हमारे कस्बे हैं, जो शहर हैं, वहाँ बहुत समस्याएं खड़ी हो रही है। अगर आप नैनीताल चले जाएं तो अब आने वाले दिनों में नैनीताल का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ इतना ट्रैफिक संभालने के लायक वहाँ सड़कें नहीं हैं, क्योंकि वो पुराना शहर है, छोटी छोटी सड़कें हैं।
इसी तरह से अगर आप भीमताल की तरफ चले जाएंगे, जो नीम करौली बाबा के पास आप चले जाएं, तो आजकल आप देखते होंगे 2-2.5 घंटे वहाँ जाम लग जाता है, क्योंकि सिंगल रोड है। तो वहाँ भी मुझे लगता है कि सरकार जरूर सोच रही होगी कि कैसे वहाँ सड़कों को चौड़ा किया जाए, या नीम करौली बाबा का जो ऐसा सुनने में आया कि वो मंदिर को भी शिफ्ट करने की बात चल रही है, ताकि जो ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके। तो पहाड़ों की ये समस्या है कि जहाँ छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ ट्रैफिक की समस्या रहती है। और अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है और टूरिज्म का अभी सीजन शुरू हो गया है, तो ये समस्या तो होगी। और अभी मुझे लगता है कि मसूरी पर जो प्रेशर है वो और पड़ने वाला है, क्योंकि अभी लोग 2-3 घंटे में मसूरी पहुँच जाएंगे, तो रहेगा। लेकिन हाँ, इससे ज़रूर है कि इकोनॉमी डेवलप होगी, ज़्यादा लोग जाएंगे, खर्चे ज़्यादा करेंगे, तो लोगों की जेब में पैसा आएगा। उत्तराखंड का जो सीजन होता है जो टूरिज्म का, वो बेसिकली 2-3 महीने का ही होता है, तो उनको जितना पैसा कमाना होता है वो 2-3 महीने में ही कमाते हैं। तो इस सड़क बनने से मुझे लगता है कि वो सीजन बढ़ेगा, अगर बरसात को छोड़ दें, क्योंकि बरसात ज़्यादा होती है, सड़कें टूटने का खतरा रहता है। तो बरसात को अगर 3-4-5 महीने छोड़ दें, तो उसके अलावा मुझे लगता है कि फिर टूरिज्म वहाँ रहेगा और लोगों की इनकम होती रहेगी। 6-7 महीने तक आप कह रहे हैं कि राज्य में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, होटल निर्माण, सेवा क्षेत्र, कई सारे रोजगार के अवसर हैं, वो स्थानीय लोगों को ज़रूर मिलते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो उद्यमिता है, वहाँ की जो स्थानीय उद्यमिता, उसको भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। छोटे छोटे व्यवसाय और देहरादून से तो जो उत्तराखंड सरकार है वो भी बहुत कोशिश कर रही है कि वहाँ पर कुछ हॉर्टिकल्चर हब बनाया जाए, फार्मास्यूटिकल्स हब बनाया जाए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह की जो चीज़ें, जो ऐसा लगता था कि थोड़ा सा दिल्ली दूर है, तो दिल्ली की जो दूरी है बिल्कुल वो उसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। दरअसल क्या है कि जो उत्तराखंड का जो मिलेट्स है वो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। खासकर अगर हम लोग दिल्ली में, तो दिल्ली में देखा कि लोग मिलेट्स, उत्तराखंड का मिलेट्स खाना पसंद करते हैं। तो वहाँ से जो आने जाने की जो दिक्कतें हैं, ये अब यहाँ पहुँचने में दिक्कतें होती हैं, वो तो आसान हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है वो पड़ेगा सब्जियों पर, क्योंकि वहाँ की सब्जियाँ यहाँ नहीं आ पाती हैं। दिल्ली आते आते तक सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इस एक्सप्रेस वे बनने से सब्जियाँ आसानी से यहाँ आ सकती हैं, और दिल्ली वालों को उत्तराखंड की ताज़ी सब्जियाँ, जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं, जिसमें कोई खाद नहीं होता है, कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता है, तो दिल्ली वालों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और स्थानीय लोगों को उद्यम करने का मौका मिलेगा कि अब वो अपना फोकस कर सकें। जैसे अभी हम देखें कि जो जानवरों के कारण खेतियाँ वहाँ ख़राब हो रही हैं, बंदरों के कारण लोग खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसी कनेक्टिविटी रही और लोगों को पता है कि हमारा सामान अब सीधे यहाँ से दिल्ली जाएगा या दूसरे शहरों में जाएगा, तो वो खेती, तब वो ऐसी खेती करेंगे जो कैश क्रॉप जिसको हम कहते हैं, कि ऐसी सब्जियां लगाएं और उसकी देखभाल भी ठीक से करेंगे कि जानवरों को भगा सके। वहाँ सुअर का और बंदरों का बड़ा आतंक हो गया है, तो उससे वो फिर वहाँ फोकस कर सकेंगे कि अगर हमारी जो सामान है वो यहाँ से तुरंत अगर उसको इनकैश होती है, लोग अगर खेती में ही उनका प्रोडक्ट, अगर उनका उपज है, खरीद सकें, तो आसानी होगी। और जो हमारे खेत बंजर पड़ रहे हैं, वो खेती मुझे लगता है कि लहलाएंगे, फिर हरियाली दोबारा से होगी, ऐसे में उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो लोग पलायन कर चुके हैं, खासतौर पर जो युवा वर्ग है, उसके वापसी आने की कितनी उम्मीद है आपको अभी इस समय नज़र आती है फ्यूचर में? देखिए, जिस वक्त कोविड हुआ था, उसमें सरकार ने कुछ लोगों को बढ़ावा दिया था और वो रिवर्स पलायन हुआ। और रिवर्स पलायन में मैंने देखा है कि लोगों ने अपने गांव में कुछ काम करना शुरू किया। जैसे उन्होंने होटल की जगह होम स्टे बनाए, लोगों ने खेतीबाड़ी करनी शुरू की, लोगों ने वहाँ कुछ प्रयोग ऐसे किए जैसे सेब लगानी शुरू की, और जहाँ जैसे लकड़ी का काम था, ऐसे कुछ जो वन उपज थे उनको हम कैसे प्रोसेस करके बेच सकते हैं, तो उससे रिवर्स पलायन हुआ है। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है कि शहरों में यहाँ रहना, किराया देना बड़ा मुश्किल रहता है। तो लोगों को लगा कि जितना हम यहाँ दिल्ली में किराया दे रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा किराया या आने जाने में पैसा खर्च हो जाता है। अगर हम उतनी मेहनत पहाड़ों में वापस अपने घरों की तरफ करें, तो हमारा जीवन स्तर भी ठीक हो जाएगा, अपने घर में भी रहेंगे, घर की भी देखभाल होगी और इनकम भी हो जाएगी। तो रिवर्स पलायन अभी हुआ है। हमने देखा है कि कोविड के बाद काफ़ी रिवर्स पलायन हुआ है। जो हमने देखा 3-4 जिले तो ऐसे थे, जैसे पौड़ी था और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इन जिलों से जो उनकी पॉपुलेशन है उनकी बढ़ोतरी में गिरावट आ रही थी। तो मुझे लगता है कि अब जब 2021 की ये जनगणना आएगी तो हमें थोड़ा सा उसमें फ़र्क नज़र आएगा कि अब लोग जो रिवर्स पलायन हो रहा है। मेरठ एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल जो लोग किया करते हैं हरिद्वार जाने के लिए, क्या उनके लिए भी एक अल्टरनेट रूट हो पाएगा? इधर से कनेक्टिविटी हरिद्वार ऋषिकेश की भी होगी जो 4 धाम तक कनेक्ट करेगा? अगर आप हरिद्वार एक्सप्रेसवे जाएँ तो हरिद्वार एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा है और 4 घंटे में आप हरिद्वार पहुँच जाते हैं।
तो उससे कनेक्टिविटी देहरादून की कनेक्टिविटी है। तो ये जो एक्सप्रेस वे वो एकदम अलग से है, ये लोनी से होके और सहारनपुर से अलग है। हालांकि जो हरिद्वार एक्सप्रेस वे है वो भी सहारनपुर से ही जाता है, लेकिन दोनों में अलग अलग है और वो भी बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे। उससे भी आप देहरादून पहुंचेंगे तो आप 5, साढ़े 5, 6 घंटे तक आप देहरादून पहुंच सकते हैं। तो अच्छी बात है कि अल्टरनेट लोगों को रूट्स अवेलेबल हैं। हाँ, और बस थोड़ा जो हरिद्वार एक्सप्रेस वे है उसमें बीच में शहर बहुत है, तो बीच में कहीं कहीं कुछ ट्रैफिक जाम मिल जाता है या ऐसा खतरा रहता है कि लोग क्रॉस कर रहे हैं, लोकल ट्रैफिक आ जाता है। लेकिन जो देहरादून एक्सप्रेस वे आज जिसका उद्घाटन हो रहा है उस पर कहीं भी बीच में जो इंटरचेंज वे है तो या तो वो अंडरग्राउंड है या उसके फ्लाईओवर है, तो कहीं भी बीच में कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली, तो दोनों में ये अंतर है। चलिए आपके पास में मैं वापस आती हूँ। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहे हैं देहरादून की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे और काफ़ी संख्या में जो युवा वर्ग है वो वहाँ पर नज़र आया है। इतनी गर्मी और धूप होने के बावजूद काफ़ी लंबा इंतज़ार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी ने किया और उसके बाद में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि उनके चहेते नेता और ख़ासतौर पर अगर लोकप्रियता की बात करें अजय, तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है। और इस समय भी अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम पर अब अकेले ऐसे नेता है जिनके 100K फॉलोअर्स हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग बड़ी मात्रा में उन्हें पसंद भी करते हैं। ख़ासतौर पर उत्तराखंड के लोगों का जो लगाव है वो जगज़ाहिर है। और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वो शायद कुछ नई सौगातें भी दे सकते हैं। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो उत्तराखंड में वो शायद 28 से 57 बार, हाँ, प्रधानमंत्री 58 बार जा चुके हैं। 58 बार, मतलब 58वां दौरा है पिछले, अगर अब 10-12 वर्षों का जिक्र करें तो विकास का एक नया प्रतीक ज़रूर है। इस प्रतीक के ही माध्यम से एक बार फिर से जनता जनार्दन से रूबरू होते रहते हैं। और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो मानते हैं कि विकास ही एक ऐसी चीज़ है जिससे जो सभी पर समान सकारात्मक असर डालती है। और अगर राजमार्गों की बात करें तो वो सीधे दिलों को कनेक्ट करती हैं, शहरों को कनेक्ट तो करती ही हैं, लेकिन विकास की जो धारा है वो आम आदमी तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस लिहाज से ये जो दिल्ली देहरादून यात्रा का समय जो बताया जा रहा है कि घट करके 6 घंटे से 2.5 घंटे का रह जाएगा, स्थानीय पर्यटन, उद्योग और कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, निवेश और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ जो वहाँ के युवा हैं उनके लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी चुनौतियां जो हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ती हैं, ख़ासतौर पर जो ये देहरादून का इलाका है उसके ऊपर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं चक्राता, और उसके आगे अगर आप चले जाएं तो यमुनोत्री के रास्ते में वहाँ पर लोगों की जो कनेक्टिविटी है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, युवाओं के लिए जो संभावना है वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड, वहाँ के जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो फसल उत्पाद हैं, उनको बेहतर बाज़ार मिल पाएगा। जो फॉरवर्ड लिंकेज ज़रूरी होता है कृषि उत्पादों के लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो समय पर न पहुंच पाने की वजह से जो फसलों की बर्बादी होती है उसमें कमी आएगी। और एक्सप्रेस वे केवल वाहनों को रफ्तार नहीं देगा बल्कि जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा देता हुआ नज़र आएगा। और यही उम्मीद है, यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इतनी कड़ी धूप के बावजूद भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में इस वक्त देहरादून के उसी राजमार्ग पर मौजूद हैं जो राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। 6 लेन का ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि दिल्ली, सहारनपुर होते हुए देहरादून को जोड़ेगा और तीनों ही राज्यों को, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को विकास की नई संभावनाओं के और करीब लाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और इस कॉरिडोर के अपने आप में कई सारे खासियत और कई सारे फ़ायदे और इसका असर भविष्य में बहुत जल्द हम सभी को नज़र भी आए, क्योंकि इससे पहले अपने दर्शकों को हमने ये तस्वीरें भी दिखाई थी जब वन्य जीव समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। व्यू पॉइंट पर वो खड़े होकर के वहाँ का नज़ारा का जो लुत्फ़ है वो उन्होंने उठाया और इसके साथ ही वो देवी के मंदिर भी पहुँचे, घाटी देवी मंदिर, और वहाँ पर भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। और अब से कुछ ही देर का और इंतज़ार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
सड़क के किनारे लोग मानव श्रृंखला बना करके इस वक्त खड़े नज़र आ रहे हैं आपको। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिलाएं और बच्चों की भी बड़ी संख्या इस वक्त आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। देहरादून में लोगों ने प्रधानमंत्री का ज़बरदस्त स्वागत किया है। तो इस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा कॉरिडोर है वो दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड इन 3 जगह से होकर गुजर रहा है, और जिसकी वजह से दिल्ली और देहरादून के बीच की जो यात्रा है, जिस यात्रा में बाय रोड जब हम जाते थे तो अभी तक 5.5 घंटे और 6 घंटे का भी वक्त इसमें लगता था, लेकिन अब ये समय जो है वो घटकर मात्र 2.5 घंटे का रह जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं इस परियोजना के ज़रिए लोगों को सहूलियत होगी, कई सारी सुविधाएं इसके ज़रिए मिलेगी। वन्य जीव का भी खास तौर पर इसमें ध्यान रखा गया है, और इस परियोजना की जब हम बात करते हैं तो 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से इसको विकसित किया गया है। ऐसे में रोशन जी, अगर इस योजना की हम बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत आई है, और ऐसे में इस प्रोजेक्ट की जो लागत आई है और इसके फ़ायदे कैसे आंकते हैं दोनों को आप? देखिए, जब अगर आपको याद हो कि लखनऊ में इमाम बाड़ा बना जी, तो इमाम बाड़ा सिर्फ इसलिए बना था कि उस वक्त लखनऊ में लोग उसके आसपास सूखा पड़ गया, तो लोग भुखमरी से मर रहे थे। तो इमाम बाड़ा बनाया गया कि लोगों को पैसा मिले, तो लोग वो इमारत सुबह बनती थी और शाम को उसको तोड़ दिया जाता है और फिर बनती थी, तो ताकि लोगों के जेब में पैसा चला जाए, जो मजदूरी करे उनके पैसे में। तो ये जो सड़क बनी है 12,000 करोड़ रुपये। अब सोचे कि 12,000 करोड़ से सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री और इतने लोग जो लोग मजदूर इसमें लगे, तो कितना आप सोचे कि कितने 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ हो गए। तो इसका फ़ायदा हो गया कि हमारी जो आर्थिक दर है वो हमारी बढ़ती है, क्योंकि इससे रोज़गार मिलता है, इससे हमारी जो एलाइड इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं उसको इसमें बूस्ट मिलता है। बिल्कुल। तो ये तो हुआ कि जब सड़क बनेगी तो सड़क से चारों तरफ और जो उद्योग है उनको काम मिलेगा, और जब सड़क बन जाएगी तो उससे आर्थिक विकास होगा, उसके आसपास आर्थिक कॉरिडोर बनेंगे, उसके आसपास हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, उसके आसपास एजुकेशन हब बनेगा, तो कुल मिलाकर इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो हम इसका फ़ायदा ही देखेंगे कि आने वाले दिनों में कि जो सहारनपुर एक छोटा शहर था एक ज़माने में, अभी वो उसका विस्तार हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इस हाईवे बनने से वो उसका विस्तार और होगा। अभी हम देखेंगे कि वहाँ नए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, वहाँ शिक्षा के केंद्र बन रहे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बागपत जो हम एक छोटा सा शहर मानते हैं, इस हाईवे के बाद हम देखेंगे कि वहाँ अब जो दिल्ली से जिनको दिल्ली में मकान लेना मुश्किल हो रहा है, अभी लोग जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं यहाँ से दूर, अब लोग एक और जगह उनको मिल जाएगी कि आप बागपत की तरफ यानी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक से आप आ जा सकते हैं रोज़, वहाँ आप घर बना सकते हैं, तो वहाँ हमें हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, और फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर तो मिलेंगे ही बनेंगे, चाहे वो निजी क्षेत्र आएगा चाहे सरकारी क्षेत्र आएगा, वो यहाँ आर्थिक तौर पर कुछ न कुछ कॉरिडोर बना के देंगे। और उत्तराखंड में मुझे लगता है कि खासकर जो जिससे पर्यावरण प्रदूषित न हो, ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार जरूर आसपास ऐसे कॉरिडोर बनाएगी। जैसे मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हम बात कर रहे हैं, खासकर जो टूरिज्म के लिए व होटल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो इन सबको बढ़ावा जरूर मिलेगा। और जो भी विकास की योजनाएं उत्तराखंड में चलाई गई हैं पिछले कुछ वर्षों में, आपने कहा कि 2 बार लगातार बीजेपी को वहाँ की जनता ने समर्थन दिया है। विकास योजना का जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर आप किस तरह का असर देखते हैं, खासतौर पर जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है, प्रेशर ज़्यादा हुआ है या फिर विकास से लोग अमूमन खुश हैं? नहीं, खुश तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी खुश होने की बहुत ज़्यादा बात तो नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो लोग नौकरी के लिए शहरों में आते थे और सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि उत्तराखंड में पढ़ाई किया, जितनी पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ाई के भी बहुत अच्छे केंद्र नहीं है वहाँ, तो पढ़ने के लिए भी जो हमारी जवानी क्यों कहते हैं कि उत्तराखंड की पानी और जवानी उत्तराखंड के काम नहीं है, उस पढ़ने के लिए भी और पढ़ने के बाद नौकरी के लिए भी शहरों की तरफ आते थे। लेकिन अब हमने देखा है कि जब से वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ी है, सड़कें बनी हैं, अब लोगों ने स्थानीय स्तर पर काम करना शुरू किया है, और जो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार की योजनाएं उनके कारण जो वहाँ विकास हुआ है, तो अब लोग रुकना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा दिल्ली में या दिल्ली जैसे शहरों में जो खर्चा होता है, जो किराया लगता है, हाउस रेंट हो, तो उससे वो चाहते हैं कि अगर इतना ही पैसे में अगर हम अपने स्थानीय स्तर पर अगर हम कोई काम शुरू करें तो वहाँ हो सकता है। तो कनेक्टिविटी के कारण वहाँ फ़ायदा हुआ है,
और विकास का फ़ायदा लोगों को मिला है। जो हम सोचते थे कि पूरी तरह से गांव खाली हो रहे थे, कई गांव तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि वहाँ सिर्फ बुजुर्ग लोग बच गए थे, तो अब रिवर्स पलायन भी हो रहा है, लोग रह रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि अब हम काम करेंगे। और राज्य सरकार ने जो अनेक योजनाएं जो निकाली हैं, लोगों को सब्सिडी दे रही है। अगर आप अपना कारोबार शुरू करेंगे तो सब्सिडी देंगे, होम स्टे करेंगे तो सब्सिडी देंगे। तो इस तरह से राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का लोग वहाँ लाभ उठा रहे हैं और उससे पलायन में अब रुकावट आई है। और उत्तराखंड का अपना विकास का मॉडल अगर आप बता पाएँ तो उत्तराखंड सरकार क्या मानती है कि वो कौन सी चीज़ है जो उनको, पर्यटन है या फिर किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें कि वो वहाँ की जनता या फिर जो स्टेट जीडीपी है उसमें वो और भी बढ़ोतरी कर सकें? उत्तराखंड का जो मुख्य तौर पर जो व्यवसाय है वो टूरिज़्म है, और टूरिज़्म के साथ जो खेती बाड़ी है यानी जो कृषि उत्पाद है, ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ सेवा है। तो खेती का हमने देखा कि वहाँ का जैसे उत्तराखंड का खासकर जैसे देहरादून के बासमती है, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के मिलेट्स है, उत्तराखंड का जो मंडुआ है और उत्तराखंड की जो दालें हैं, राजमा काफ़ी फेमस है, हरसिल का राजमा है, या जो गहत होती है हमारे यहाँ, तो इन सब का एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो उन प्रोडक्टों को एक बाज़ार मिले, इस तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। और अब आप देखेंगे अगर आप उत्तराखंड में टूरिज़्म के लिए कहीं भी चले जाएं, अगर आप बद्रीनाथ चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अब नैनीताल की तरफ चले जाएं, तो आपको स्थानीय स्तर पर स्थानीय दालें और वहाँ के जो आटा है वो मिलना आपको वो चीज़ें आपको दिखनी शुरू होंगी। तो यानी वो रोज़गार का एक साधन बन गया। फिर आपको दिखेगा कि सड़क के किनारे जगह जगह होटल बन गए, सड़क के किनारे लोगों ने ढाबा खोल दिए। तो जो आदमी यहाँ से दिल्ली से या कहीं शहर से अगर टूरिज़्म के लिए जा रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ खाना पीना खाएगा, तो लोगों के पास पैसा आता है, यानी इनकम लोगों ने जरिया उसको किया है। और राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है कि अगर कोई होम स्टे करता है, अगर होम स्टे खोलता है, अगर छोटा होटल भी खोलता है, तो उनको सब्सिडी देती है और उन पर जो टैक्स वगैरह है उनकी टैक्स की छूट है, टैक्स हॉलीडे है। और अभी तो सरकार ने जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल है उनको भी कहा है कि आप उत्तराखंड में आके वहाँ पर होटल बनाओ, जैसे हयात वहाँ जा रहा है। तो इन लोगों को इसलिए कहा गया कि आप अगर आएंगे तो यहाँ लोगों को स्थानीय स्तर पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह से राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड का कम से कम जो लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुके, और वहाँ का जो गांव खाली हो रहे हैं कम से कम गांव खाली ना हो, वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बरकरार रहे। बिल्कुल। और इस पलायन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से, फिर चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकारों की तरफ से कई सारे कदम भी इस समय उठाए जा रहे हैं और उसका असर इस समय, जैसा आपने बताया भी, उसका असर दिख भी रहा है। और यहाँ पर जो प्रेम इस समय हम देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के प्रति जो उनका प्यार है, जो स्नेह है, वो भी इस वक्त भली भांति हम सभी को नजर आ रहा है। क्योंकि ये तस्वीर ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं, फिर चाहे वो देश की बात हो या विदेश की, हर जगह प्रधानमंत्री को इसी तरीके का प्यार नज़र आता है, इसी तरीके का प्यार उनको मिलता है, फिर चाहे वो अपने देश की बात हो या फिर विदेश की। और अपने देश में किसी भी राज्य में वो क्यों ना जाए, हर जगह से इसी प्रकार का प्यार उन्हें मिलता है। क्योंकि लोग जो है काफ़ी लंबा इंतज़ार करते हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, एक बार उनको देखने के लिए कि अपने चहेते नेता को वो एक बार करीब से देख पाएँ। और इस दौरान प्रधानमंत्री का जो रिप्लाई है वो भी काफ़ी खूबसूरत होता है, क्योंकि वो हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए सभी का नज़र आते हैं। और जब प्रधानमंत्री आज जब पहुंचेंगे और इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जब सभा को संबोधित करेंगे, तो उस दौरान देखिएगा ये नज़र भी आएगा अजय, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी करेंगे और साथ ही उत्तराखंड की बात तो आज होगी ही, लेकिन उत्तराखंड को लेकर के उत्तर प्रदेश और साथ ही दिल्ली का भी जिक्र प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आज करेंगे अपने संबोधन में। बिल्कुल सही बात है। और आज का ये दौरा दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तीनों ही राज्यों के लिए कई मायनों में खास है। चाहे वो इस अत्याधुनिक कनेक्टिविटी की बात करें, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करें, या फिर पर्यावरण के साथ संतुलन बना करके जो विकास की नई मिसाल पेश करने की कोशिश की गई है, न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। सहअस्तित्व की जो भावना है, कैसे आप वन्य जीवों के साथ मानव जीवन को एक साथ विकास की पटरी पर आगे लेकर के जा सकते हैं बिना किसी को भी नुकसान पहुंचाए, उसकी एक बड़ी मिसाल, एक इंजीनियरिंग मार्वल कह सकते हैं आज जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। और एक नया मॉडल जो कि विकासशील देशों के लिए भी एक नया मॉडल है कि कैसे आप अपने जो आपके वन्य
जीव हैं या फिर जो वन संपदा है उसका संरक्षण करते हुए कैसे आप विकास की गाड़ी को तेज़ रफ्तार से आगे ले जा सकते हैं, कैसे स्थानीय लोगों को विकास की धारा के साथ जोड़ सकते हैं, उसके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं वो आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ शहरों के बीच की दूरियों को कम कर रहा है बल्कि विकास और संरक्षण के बीच में एक नया संतुलन स्थापित करते हुए, और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में जनता को संबोधित करने के लिए मंच पर आ चुके हैं। ऐसे यशस्वी